वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा हिंदू श्रद्धालुओं को ये परमिशन दी गई है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट के अंदर अपनी प्रेयर्स को ऑफर कर सकते हैं। देखो पिछले दिनों के अंदर ना आपने एएसआई सर्वे के बारे में भी सुना होगा। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके द्वारा जो सर्वे किया गया था उसके अंतर्गत ये देखा गया था कि यहाँ पर इस मस्जिद से पहले ये एक हिंदू मंदिर था। इसके काफी सारे सबूत मिले थे, काफी सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह मिली थी इस व्यास तहखाने के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ किया है हिंदू प्रेयर्स की यहाँ पे ऑफर करी जा सकती हैं इन व्यास का तहखाना। दरअसल में है क्या ना, ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट को व्यास का तहखाना इस मस्जिद के नीचे स्थित है, वहां पर ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएं ताकि वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा कर पाए। अब देखो जो ये वर्डिक्ट है ये सिमिलर टू बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट की तरह बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि 1983 के अंदर भी एक ऐसा ही वर्डिक्ट आया था जहां पर उस टाइम जो बाबरी मस्जिद के प्रेमाइसिस थे उसको ओपन करने के लिए ऐसा बोला गया था। तो कहीं ना कहीं उसके साथ काफी लोग इसका लिंकेज देख पा रहे हैं। उसी तरह से देखो, अगर हम बात करें हेडलाइंस की तो हेडलाइंस में आज फिर से आपको ईडी देखने को मिल जाएगा। मैंने बोला भी था आपको कि ईडी सबसे ज्यादा पॉपुलर एजेंसी है हमारे देश की। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन जी, उनको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है। उनकी जगह जो चंपाई जी हैं वो यहाँ पर नए सीएम बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको ईडी का 5वां समन आया था, ठीक है ना, तो उनको 5वां समन यहाँ पे मिला है इन दिस एक्साइज केस। तो ये चीजें हमें पहले पता भी थी, जस्ट एक बार रिवाइज भी हमने कर ली। दोस्तों डेट है आज की 1 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। अगर मैं बात करूं 2024 के एस्पिरेंट्स जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, देखिए आपको ना आपका टाइम थोड़ा कम है इस बार, ठीक है ना, प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ चुका है। अब तो लगभग 4 महीने से भी कम समय हमें हमारे एग्जाम में बचा हुआ है। तो ऐसे टाइम के ऊपर आपको एक बार अपनी प्रेपरेशन का स्टेटस असेस कर लेना चाहिए कि आपने अपनी प्रेपरेशन में आप कितना ऑलरेडी कवर कर चुके हो एंड कितना आपका पोर्शन बचा हुआ है। एक बार मुझे कमेंट्स में भी अपना स्टेटस बताना कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या करना है, ताकि हमारी टीम भी उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें प्लान कर पाए। एंड ऑन द अदर हैंड आपका कैसे आगे 4 महीने आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे उसको भी हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बाकी देखो कल जो इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू था उसका समरी मैंने आपके साथ शेयर की थी यूट्यूब पे, तो अगर किसी ने मिस कर दिया उसको डेफिनेटली देखना। और आज 1 फरवरी भी है तो आज बजट भी देखेंगे, तो उसका भी एनालिसिस आज दोपहर के अराउंड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कशन। एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करें दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए एक हमारे पास ना दुनिया में एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो एनजीओ है ना, ये रिलीज करती है क्या, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बेसिकली किस देश में कितनी करप्शन है, लोगों के दिमाग में उसकी क्या परसेप्शन है, ठीक है ना, इस हिसाब से ये चीज देखी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे ना, पिछले साल हमारा रैंक था 85, हम 85th पोजीशन में थे आउट ऑफ 180। पर अब हम नीचे गिर गए हैं, हमारी पोजीशन हो गई है 93 आउट ऑफ 180। तो यानी कि 8 प्लेसेस हम नीचे गिरे हैं। और हमारा जो स्कोर पिछली बार 40 था अब वो 39 हो गया है। दरअसल में होता क्या है ना, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्कोर देती है वो स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 100। जीरो स्कोर वो होता है जब उस कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा करप्शन हो, कंप्लीटली करप्शन हो। और 100 वो होता है जो कि जहां पे करप्शन हो ही ना। तो जितना हम 100 के नजदीक होंगे ना उतनी अच्छी बात है। पर हमारा स्कोर कितना आया है सर, हमारा स्कोर आया 39। तो अपने आप में हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि अगर हम नोटिस करें हम पाकिस्तान से डेफिनेटली ऊपर हैं और वो आप समझ भी पाओगे। पर चाइना से हम यहाँ पे इस परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से हम उनके कंपैरिजन में थोड़ा नीचे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये भी नोटिस किया है ना कि दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं कुछ ज्यादा उन्होंने खास काम किया नहीं है करप्शन के ऊपर। काफी सारी कंट्रीज में या तो जीरो इंप्रूवमेंट है एंड ज्यादातर कंट्रीज में एक डिक्लाइन आया है। करप्शन मतलब करप्शन बड़ी है वहां पर, बेसिकली कहने का पॉइंट ये है, ठीक है ना। और अगर आप नोटिस करो तो 23 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपना लोएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्डेड यहाँ पे देखने को मिला है। और करप्शन की वजह से आप नोटिस भी करते हो यार कि इतना सारा चीजें, हमारी डेमोक्रेसी वीकन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इनइक्वालिटी बढ़ती है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं करप्शन के साथ यहाँ पे लिंक्ड भी हैं। इंडिया के साथ साथ जो आपका मालदीव्स, कजाकिस्तान, लेसोथो, ये तीनों कंट्रीज और भी 93 रैंक पे हमें देखने को मिली है। चाइना और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन जो था मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है।
इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 कंट्रीज को करती है, एंड साथ साथ ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह से हमें ये चीज़ें बताती है। इसको फाउंड किया गया था 1993 के अंदर बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो जहां पर भी करप्शन होती है उसको कैसे हम एरेडिकेट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत बहुत स्टेप्स बताए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के अंदर करप्शन को हटाकर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पर क्रिएट किया जा पाए। तो बहुत सारे कैंपेन्स, रिसर्च और एडवोकेसी के माध्यम से ना ये लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश करती है कि कैसे हम करप्शन को हटा सकते हैं, सरकारों को क्या क्या एफर्ट्स लेना चाहिए इस चीज को खत्म करने के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं टिग्रे रीजन की तरफ। देखो टिग्रे रीजन सर पहले भी पढ़ाया हुआ है बिल्कुल, पर काफी टाइम हो गया था, ठीक है, 4-5 महीने पहले पढ़ाया था, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो अभी क्या हुआ, टिग्रे रीजन के अंदर लगभग 400 इथियोपियंस की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, भुखमरी की वजह से, एक तरह से बिल्कुल 400 लोगों की हमें यहाँ पे डेथ देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर ना पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बार ये देखो, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन समझना, ये आपका इथियोपिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज इथियोपिया, दिस इज इरित्रिया, दिस इज आपका जिबूती एंड दिस इज योर सोमालिया। ये 4 कंट्रीज आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो इस पर्टिकुलर जगह की जो मैंने मैपिंग है वो तो आपको कई बार बताई भी है कि रेड सी हो गया, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ पॉइंटर्स तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है। तो दरअसल में ना अगर हम बात करते हैं, देखो ये आपका इथियोपिया है, इसी इसी में आपको इधर देखो ये आपका इथियोपिया है, इसके नदर्न साइड के ऊपर ये जो रीजन आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं टिग्रे रीजन, ठीक है ना। टिग्रे रीजन अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है क्योंकि इरित्रिया और ऊपर वाली साइड आपका इथियोपिया के साथ साथ इरित्रिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो है ये कौन से कंट्री के अंदर, इथियोपियन कंट्री के अंदर ही। ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको पता होने चाहिए। बाकी यहीं पर आपको एडिस अबाबा आपको देखने को मिल जाएगा इथियोपिया के अंदर ही। एक्चुअल में एडिस अबाबा जो आपका अफ्रीकन यूनियन है ना, एयू, आप जानते हो एयू को हमने मेंबर भी बना है अभी, G20 का मेंबर जब इंडिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आपको एडिस अबाबा में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे टिग्रे रीजन की तो ये एक माउंटेनियस लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलते हैं, और इस वजह से माउंटेन्स की वजह से ना जब भी ग्रीक्स, टर्क्स या इटालियंस का अटैक हुआ उसके अगेंस्ट इस पर्टिकुलर टेरेन को यूज किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे एथनिसिटी आप देख पाओगे कौन कौन से लोग रहते हैं। बाकी नॉर्थ की तरफ एरित्रिया हो गया, वेस्ट की तरफ आपको सूडान देखने को मिल जाएगा, और सदर्न साइड के अंदर ना अम्हारा रीजन है। एक्चुअल में ना ये रीजन भी थोड़ा न्यूज में रहता है। दरअसल में ये ऊपर वाला रीजन आपने देखा कि ये क्या है, टिग्रे रीजन, उसके आपके साउथ की साइड आपको देखने को मिलेगा अम्हारा रीजन। ये रीजन भी कुछ ना कुछ कारणों की वजह से न्यूज में रहा ही है ओवर द टाइम, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एक चीज और नोटिस करो कि एक ना कुछ दिन पहले हमने नाइल रिवर के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। देखो जो नाइल रिवर है ना वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है सर, वो इथियोपिया से ही स्टार्ट होती है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो देखो यहाँ पे आती है व्हाइट नाइल, मैंने उस दिन गलती से ब्लैक बोल दिया था पर ये व्हाइट नाइल ही है, ठीक है। एक तो है व्हाइट नाइल, और इधर से आपकी क्या आती है सर, ब्लू नाइल, और जब ये मिल जाती है बन जाती है नाइल रिवर। तो व्हाइट नाइल जो आती है वो आती है लेक विक्टोरिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तंजानिया के पास में। ऑन द अदर हैंड जो आपकी ब्लू नाइल है वो आती है आपकी लेक टाना, ठीक है, TANA, इससे यहाँ से निकलती है। ये कहाँ पे है सर, सर ये इथियोपिया में है, समझे इस बात को। तो इस वजह से ये मैपिंग भी आपको पता होनी चाहिए। लेक ताना लार्जेस्ट लेक है इथियोपिया की, जो कि ब्लू लाइन रिवर का सोर्स भी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे ताकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टिग्रे और अम्हारा रीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो मैपिंग पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। पहली बात तो जब भी इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी रिवर के ऊपर है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं, उनमें से एक ये भी है, राइट। इसको किसने बनाया है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको 850 मेगावाट देखने को मिल जाएगी, और ये क्या है, रन ऑफ द रिवर स्कीम है। अब आप सोचोगे सर रन ऑफ द रिवर स्कीम या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखो ये वो वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं जहां पर ना, जहां से जैसे मान लो पानी आ रहा है तो वो फ्लोइंग वाटर को ही हम यूज करते हैं उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर। यहाँ पर कोई रेजरवायर या स्टोरेज नहीं होता, ठीक है, पानी का हम स्टोर नहीं करते हैं, ये उसी से ही जो पानी फ्लो कर रहा है उसके माध्यम से हम एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये डैम किस तरह का है, ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। एक्चुअल में ना अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डैम की तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पिलवे के थ्रू यहाँ पे वर्क करता है, कंक्रीट का ये बना हुआ है, तो इस तरह से इसका वर्किंग अकॉर्डिंगली है। 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और 2 पावर स्टेशन भी होते हैं। चिनाब रिवर के बारे में देखो आप सभी जानते होंगे, मैंने बहुत बार
इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं ना, आपकी ये रही चेनाब रिवर। अब चेनाब रिवर दरअसल में दो ट्रिब्यूटरीज है मेजर इसकी, आपकी एक चंद्रा और भागा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से इसका नाम पड़ता है क्या, चनाब। और अगर आपने देखो अपनी हिस्ट्री बुक्स को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अस्किनी रिवर भी दरअसल में चेनाब को ही बोला जाता था। ये जो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होती है ना, इसको बोलते हैं बारालाचा पास, ठीक है। बेसिकली हरियाणा हिमाचल के अंदर आपको बारालाचा पास ये देखने को मिल जाता है, वहां से अकॉर्डिंगली ये स्टार्ट ओरिजिन इसका हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर भी होता होता जाता है, फिर आगे जाके ये सतलुज के अंदर अपने आप को फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे चनाब का, आप इस तरह से फ्लो भी आप देख पाओगे। ट्रिब्यूटरीज के कुछ और भी नाम देख सकते हो, लेफ्ट बैंक के अंदर तवी रिवर, रावी रिवर, और राइट बैंक के अंदर आपकी मरुसुदार रिवर, जेलम रिवर, नीरू रिवर और आपकी कलनाई रिवर ये देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ पॉइंटर्स थे रन ऑफ द रिवर का, मैंने आपको मतलब समझा ही दिया। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ राइनो प्रेगनेंसी। देखो जैसे ना कई बार कुछ पेरेंट्स के मतलब कुछ हस्बैंड और वाइफ के कई बार बच्चा नहीं होता, तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से कंसीव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, राइनोस के केस में भी सेम यही चीज करी गई है। जर्मनी के बर्लिन के अंदर साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है इन अ वाइट राइनोसोरस थ्रू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब समझो इस बात को, ये वाला जो राइनोसोरस जिसके अंदर ये चीज करी गई है ना, ये क्या है सर, ये है व्हाइट राइनो, ठीक है। पर सर इंडिया में भी तो राइनो मिलते हैं, क्या वो व्हाइट राइनो ही होते हैं? नहीं नहीं नहीं, व्हाइट राइनो अलग चीज है, इंडियन राइनो अलग चीज है। जब मैं बात करता हूँ ना व्हाइट राइनो की, ये आपके साउथ अफ्रीका हो गया, सवानास वाला ग्रासलैंड्स हो गया, वहां मिलते हैं। इंडियन राइनो कहाँ मिलते हैं सर? ये इंडिया और नेपाल के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और एक्चुअल में ना इन दोनों का आईयूसीएन स्टेटस भी अलग अलग है। इंडियन राइनो है जो ना, वो तो वल्नरेबल स्टेटस है उनका आईयूसीएन स्टेटस। ऑन द अदर हैंड व्हाइट राइनो दो तरह से डिवाइडेड है, एक तो है नदन व्हाइट राइनो और दूसरा है सदर्न व्हाइट राइनो। जो नदन व्हाइट राइनो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरस ऑन द अदर हैंड सदर्न व्हाइट राइनो आपके नियर थ्रेटन स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना कि जो नदन व्हाइट राइनो वो एक्चुअली पूरे एरिया में एक टाइम पे मिला करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इलीगल पोचिंग की वजह से, आपके राइनोज के जो हॉर्न्स होते हैं उनकी डिमांड की वजह से, कहीं ना कहीं बाकी पॉपुलेशन के वाइप आउट होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन होगी। उस वजह से नदन आपके जो व्हाइट राइनो है ना, इनका आईयूसीएन स्टेटस आज के टाइम के ऊपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये जर्मनी के अंदर जर्मनी बर्लिन के अंदर जो ये चीज हुई है, जिसके माध्यम से पहली बार सक्सेसफुली एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बिल्कुल छोटा सा ही और टॉपिक है, कंगारू लिजार्ड स्पीशीज। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, यहाँ पर ना एक नई कंगारू लिजार्ड स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। दरअसल में इसका आप नाम यहाँ पे देख पाओगे अगस्त्यमा एच, या फिर इसको नदन कंगारू लिजार्ड बोला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर हुई है, ये हुई है आपकी वेस्टर्न घाट से, और देखने में ना ये थोड़ी ड्रैगन की तरह लग रही है, ठीक है। इस वजह से इनका नाम डिमिनिटिव ड्रैगन भी बोला जा रहा है। डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा, तो उस तरह से भी इसको यहाँ पे देखा जा रहा है, डिमिनिटिव ड्रैगन की तरह के ऊपर ही। बिल्कुल ही आप नोटिस कर पाओगे, टाइनी लिजार्ड है, लेंथ इसकी 4.3 सेंटीमीटर ही है केवल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर ये फीड करती है, काफी तेजी से भागती है और ड्राई लीव्स के अंदर ये हाइड हो जाती है क्योंकि इतनी छोटी सी है बिल्कुल, ठीक है। और भी अगर आप इसके कुछ फीचर्स देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक्चुअल में इनका जो, जैसे ये इनके टोस की अगर हम बात करें, तो जो पांचवा टो है ना इनका, वो छोटा होता है। इस वजह से ये आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, उन पे क्लाइम करना इनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका जो हेड होता है थोड़ा सा डार्क हमें देखने को मिलता है, और बाकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी ब्राउनिश कलर की आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर इनके स्केल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स यहाँ पे बनते हैं। ये सारे पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एक देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था हमबोल्ट एनिग्मा के बारे में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या चीज है सर, हमबोल्ट एनिग्मा, इसका अर्थ क्या होता है। देखो मैं आपको ना ये चीज थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम बात करते हैं ना बायोडाइवर्सिटी की, तो आप जानते होंगे जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी किसी जगह पे कितनी रिच होगी, तो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस हमें पता लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रॉपिक्स की, तो हम जनरली एक्सपेक्ट यही करेंगे ना कि ट्रॉपिक्स के अंदर यार सूरज वगैरह है, तो सूरज वगैरह है तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा एनर्जी आएगी, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पर मुझे आप एक चीज बताओ, अगर हम बात करते हैं माउंटेनियस रीजन्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमारे ईस्टर्न हिमालयाज की बात कर लो, ठीक है।
अब सर ईस्टर्न हिमालय तो पहली बात तो ट्रॉपिक्स के थोड़ा सा बाहर है, हाँ ठीक है बात, पर वहां तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ओहो, हाँ सर ये बात तो सही है। या फिर और छोड़ो, मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें लेट से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की, ये वाले जो रीजन्स है ना, यहाँ पर डाइवर्सिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज है। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से पास होकर निकलती है, पर उससे नीचे वाला एरिया तो ट्रॉपिकल में आता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर तो डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। पर अगर मैं उससे ऊपर जाऊं, ईस्टर्न हिमालय की तरफ जाऊं, आप बोलोगे सर ईस्टर्न हिमालय में तो उससे भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसा कैसे हो गया? इसी चीज का नाम क्या है? हम्बोल्ट्स एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है एक पजल, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ना एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बेसिकली अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने यहाँ पर इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करी कि टेम्परेचर हो गया, आपका एल्टीट्यूड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब चीजों का बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या लिंकेज है। तो कुछ कुछ उनको पता लगा। पर ये वाली चीज कि भाई ये माउंटेन्स के अंदर इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है, ये है हम्बोल्ट पजल या हम्बोल्ट एनिग्मा, इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब माउंटेन डाइवर्सिटी के अंदर ना कई ड्राइवर्स माने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हम बात करें क्रेडल्स की, क्रेडल क्या होते हैं, मान लो जैसे जियोलॉजिकल कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनकी वजह से अपलिफ्टिंग हुई, उस वजह से कुछ ना कुछ नई हैबिटेट्स बनती हैं, तो कुछ नए यहाँ पे आपको स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ होते हैं म्यूजियम्स की तरह। म्यूजियम्स का मतलब क्या, कि यहाँ पर ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं, पर हुआ क्या है कि जैसे क्लाइमेटोलॉजिकली जो स्टेबल माउंटेन्स होती हैं, वो लंबे टाइम तक कुछ स्पीशीज वहां पे रहती हैं, तो कुछ और नई नई स्पीशीज उस जगह के ऊपर आती रहती हैं। तो कुछ स्पीशीज के लिए ये क्रेडल भी हो सकती हैं एंड कुछ स्पीशीज के लिए ये म्यूजियम भी हो सकती हैं। बाकी एग्जैक्ट क्या रीजन है, बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग हमें क्लैरिटी नहीं है, तो अनरिजॉल्व क्वेरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स क्यों देखने को मिलती है। बाकी डेटा भी लिमिटेड है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं स्पीशीज अक्रेंस के रिगार्डिंग हमें उतना अभी और रिसर्च करने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये वर्ड जो था ना, हम्बोल्ट्स एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब जानना कि पजल होता है, और पजल हम समझ चुके हैं कि यार हाँ, ट्रॉपिक्स के अंदर अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, पर कई बार ऐसे माउंटेनियस रीजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर है ही नहीं, पर वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या है सर, वो ज्यादा है। दिस इज हम्बोल्ट एनिग्मा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो कल का जो आपका होमवर्क था ना हम्बोल्ट एनिग्मा का, उसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइवर्सिटी। सर आज का होमवर्क क्या रहेगा? अरे आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, फिर कल अकॉर्डिंगली इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कल जो होमवर्क दिया था UNRWA, ठीक है ना, तो इसकी यहाँ बात कर रहा है कि ये 1949 के अंदर फाउंड किया गया था ताकि आपके जो पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजीज हैं उनके यहाँ पे एड प्रोवाइड करी जा पाए। दैट इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। सदा तंसीक की बात करें तो ये इंडिया और ईरान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, ये हमारी किसकी है, इंडिया और आपकी जो सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। यूनेस्को की बात करें तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्स नहीं है इसके, इसके पेरिस फ्रांस के अंदर आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर। और एमसीक्यू के अंदर होमवर्क क्या रहेगा, ये यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है और साथ में कंट्रीज हैं, इनका आप आंसर मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर। एंड दूसरा आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका जो ढिमसा डांस है, कोशिश करना है इसको अटेम्प्ट करने की, फिर कल अकॉर्डिंगली इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इस डांस के बारे में भी। साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर कौन कौन सी कल्चरल साइट्स इंक्लूडेड है। देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया है, ये अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, ये तो हमने नॉमिनेट किया है ना, अभी थोड़ी रिकॉग्नाइज्ड है। पर बाकी अजंता की बात करें, अलोरा की बात करें और साथ साथ ताजमहल, ये डेफिनेटली है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।